Now let's discuss the properties of electric charges. So the very first property is like charges repel each other whereas unlike charges attract each other. ठीक है, तो चार्ज दो प्रकार का होता है, हमें पता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है ना, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है. तो लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज. तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हम ले लें या नेगेटिव नेगेटिव हम ले लें और उनको अगर हम पास पास में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे. ठीक है ना. और अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम पास पास में लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे. ठीक है ना. द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज सेम. वैल्यू सेम ही होती है दोनों की. ठीक है ना. कितनी होती है वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है ना, ये वैल्यू होती है किसी भी चार्ज की. तो सेम रहेगी. इलेक्ट्रॉन पे माइनस में आ जाती है और प्रोटॉन पे यही वैल्यू प्लस में आ जाती है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन मतलब सेम रहता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस. ठीक है ना. चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. ठीक है ना. और चार्ज जो होता है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब कंजर्व रहेगा, रिमेन सेम रहेगा. ठीक है ना. ये है थर्ड प्रॉपर्टी इसकी. इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम मैंने ले लिया. ठीक है ना. कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम मैंने ले लिया. आइसोलेटेड मतलब एक ऐसा सिस्टम जो बाहर की दुनिया से कटा हुआ है, मतलब उसको बाहर की कोई भी फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहे. और इसके अंदर मैंने ले लिया एक तो ग्लास, एक मैंने ले लिया ग्लास का सब्सटेंस ले लिया, और एक मैंने ले लिया इसमें सिल्क. ठीक है ना, सिल्क ले लिया. अब मुझे पता है कि ग्लास और सिल्क को जब मैं रब करूंगा तो इनके अंदर जो फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा, ग्लास से सिल्क की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा. तो यहां से क्योंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इस पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. तो जितना चार्ज ग्लास के ऊपर पॉजिटिव में है उतना ही चार्ज सिल्क के ऊपर नेगेटिव में है. ठीक है ना. तो इसका मतलब जो चार्ज है वो कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है. ठीक है ना. चार्ज फिक्स है, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है एक से दूसरी बॉडी में. और अगर हम सम देखें ओवरऑल, अगर इसका टोटल करोगे आप तो नेट चार्ज कितना होगा, 0. ठीक है ना. नेट चार्ज कितना होगा, 0. ठीक है. इसका मतलब ना ही हम चार्ज बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मोशन. तो चार्ज जो है मोशन से अफेक्ट नहीं होता है. तो आपने जो भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज आपने डेवलप किया था, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो आपने चार्ज डेवलप किया है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो चार्ज उसी के ऊपर रहेगा. ठीक है ना. अगर इसको आप मूव करवाओगे तो उससे ये चार्ज जो है अफेक्ट नहीं होगा. ठीक है ना. मोशन से अफेक्ट नहीं करता है. अब चार्ज डेवलप कैसे करते हैं, देखिए आपने छोटी क्लासेस में या बच्चे जो छोटे बच्चे करते हैं अक्सर, जो ग्लास की एक जो स्केल होती है अपने हेयर पे रब करते हैं और उससे क्या होता है, एक चार्ज डेवलप हो जाता है. ठीक है ना, ग्लास के ऊपर. और फिर जब वो उससे पेपर पीसेज उठाते हैं तो चिपकते हैं. पेपर पीसेस के पास अगर लेके जाएं तो वो चिपकते हैं उससे. क्यों, क्योंकि पेपर पीसेस के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव और ग्लास की जो स्केल है उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव. ठीक है ना. तो मान लीजिए मैंने रब किया ग्लास को या स्केल को और उसको रख दिया. अब उस पर चार्ज कैसे डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है. अब उसको मैं रखे रहूँगा थोड़ी देर. अगर मैं 2 दिन बाद या आधे घंटे बाद जब उसको संभालूंगा तो क्या उसके ऊपर चार्ज मेरे को मिलेगा. मतलब मैं सोचूं कि आधे घंटे बाद मैं ट्राई करूँ कि पेपर पीसेस उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, तो वो नहीं उठाएगा. इसका मतलब उसका चार्ज खत्म हो गया. तो ऐसा क्यों, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि चार्ज तो अफेक्ट होता नहीं है. तो वहां पे क्या है कि देखिए सराउंडिंग में एयर है. ठीक है ना. और एयर कंटिन्यूसली ब्लो करती रहती है. तो जब एयर के कांटेक्ट में वो चार्ज आता है तो वो चार्ज जो है एयर के साथ कैरिड हो जाता है. ठीक है ना, अपने साथ ले जाते हैं एयर. तो वहां से चार्ज जो है खत्म हो जाता है, लूज हो जाता है. ठीक है ना, एयर में चला गया, एयर में ट्रांसफर हो गया. लेकिन अगर उसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में रख दूं, ठीक है ना, अगर एक बंद आइसोलेटेड सिस्टम में रख दूं और बाहर की सराउंडिंग से उसको कट कर दूं, तो
अब ये चार्ज जो है ये हमेशा रहेगा उसके अंदर, इनफाइनाइट टाइम तक उसके अंदर रहेगा, ठीक है ना। और इसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर इसको मैं मूव भी करवाऊंगा तब भी ये चार्ज इसके ऊपर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मोशन, मोशन से अफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स चार्जेस फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टोटल चार्ज है वो कैसा होता है, एडिटिव होता है नेचर में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी टीवी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन के ऊपर आपने कभी भी देखना, आप बंद रहेगा तो उसके ऊपर हाथ लगा के देखना, आपको कुछ महसूस होगा, ठीक है ना। तो वो चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाता है, ठीक है। या फिर आप देखना कभी वूलन जो गर्म कपड़े होते हैं उसको सर्दियों में आप कभी अंधेरे में ना उसके अंदर से जोर से आप उसमें से हाथ निकालना तो आपको कुछ स्पार्क सा महसूस होगा उसके अंदर। तो एक्चुअल में क्या है कि जो वूलन कपड़े होते हैं उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जब आप उसमें स्पीड से हाथ निकालते हो वो चार्ज आपस में क्या करता है, कोलाइड करता है। और जब कोई भी चीज़ कोलाइड करती है तो वहाँ पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो हीट तो बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है, आप महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो आपको नज़र आती है, ठीक है। तो आपको स्पार्क जैसा कुछ नज़र आता है उसमें। तो मान लीजिए कोई टीवी स्क्रीन है, उसके ऊपर कुछ रैंडमली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए +Q -Q +Q -Q -Q +Q +Q, ठीक है। कुछ इस तरीके से चार्ज डेवलप हो रखा है, ठीक है ना। तो चार्ज के लिए देखिए मैं Q वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, स्मॉल q, ये भी चार्ज को डिनोट करता है। तो क्या कह रहा है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर ना, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं और सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन यूज होता है इसमें। तो इसको ऐड अगर हम करेंगे तो कितना आएगा टोटल, तो देखिए जितना पॉजिटिव अमाउंट होती है मैग्नीट्यूड वाइज उतनी नेगेटिव होती है, तो प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस प्लस ये कट गया, कितना चार्ज बचा 1 2 3 4 बचा। तो टोटल चार्ज जो नेट चार्ज है टोटल, ठीक है ना, नेट चार्ज कैपिटल Q, नेट चार्ज Q किसके बराबर है, 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 और चार्ज ऑन एन कोई भी चार्ज लो +Q, ठीक है ना, 4Q ले लो या फिर 4 अपन चार्ज E से भी डिनोट करते हैं तो E भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसका नेट चार्ज आया, ठीक है। तो अब आप टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो, 4 और E की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी आपको। तो हमने क्या किया, देखिए चार्ज को हमने ऐड कर दिया, तो वही कह रहा है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड इसमें फॉलो होता है, ठीक है। और इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि चार्ज ऑन ए बॉडी कैन ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानते हैं, एज ए बेस मानते हैं, इलेक्ट्रॉन एज ए बेस है अपना, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ गया कि जो चार्ज है किसी भी सिस्टम के ऊपर, जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब ये n क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है, जो 4 है ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है ना। और ये चार्ज, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में, Q = ±NE लिख सकता हूं, वेयर n इज एनी इंटीजर, n क्या है मेरा, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। और E ये मैंने चार्ज ले लिया, तो चार्ज यहां पे मैं किसको लेता हूं, इलेक्ट्रॉन को एज ए बेस मान के ले लेता हूं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। तो वैल्यू वही रहेगी 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑन ए बॉडी कैन ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एज ए बेस। तो देखिए अगर जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज द बेस यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको एज ए बेस यूनिट लेते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जर में। तो और ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस बेस वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो देखिए नेट चार्ज जो है वो ±E या ±2E या ±NE, मतलब ठीक है ना, इस तरीके से चलेगा ये। तो हमेशा इंटीजर्स में वैल्यू आएगी। n क्या आपका यहाँ पे इंटीजर है 1 2 3 4। तो कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता,
जैसे अभी हमने टीवी स्क्रीन के ऊपर जो चार्ज देखा था वो कितना आया था अपने पास, Q इज इक्वल टू 4E आया था। 4 क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है ना, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, इंटीजर में आएगी, ठीक है। आप क्लास में अगर बच्चों को काउंट करो तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि 1.5, 1.25, 1.25, ऐसे नहीं आता है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से फिक्स वैल्यू आती है। तो इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है चार्ज, तो वही कहना चाह रहा है ये, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्लियर है? तो ये इसका नेट फॉर्मूला हो गया। इसको कैपिटल Q से भी डिनोट करते हैं ना, Q प्लस माइनस NE। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एज ए बेस अपन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए जरा इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन -4.8 माइक्रोकूलम चार्ज। माइक्रोकूलम चार्ज, तो देखिए कई बार बच्चों को यहाँ पे कन्वर्जन में भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक टेबुलर फॉर्म में ये चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे कि मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेरो, ठीक है ना। तो मिली में तो होता है 10⁻⁻3, और इसके सिंबल भी बता देता हूँ, मिली स्मॉल m, माइक्रो, नैनो, पीको और फेरो, ये सारे सिंबल देखिए स्मॉल में हैं, ठीक है ना। 10⁻⁻3, माइक्रो में आएगा 10⁻⁻6, नैनो में आएगा 10⁻⁻9, पीको में आएगा 10⁻⁻12 और फेरो में आएगा 10⁻⁻15, ठीक है। और इसी तरीके से किलो, किलो कैपिटल K, मेगा कैपिटल M, गीगा कैपिटल G, टेरा कैपिटल T, ठीक है ना। तो किलो में आता है 10⁻3, मेगा में आएगा 10⁻6, गीगा में आएगा 10⁻9, टेरा में आएगा 10⁻12, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सिंपल है 1 मिली एम्पेयर है, 1 मिली एम्पेयर करंट है, तो इसको अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है एम्पेयर, एम्पेयर में इसको कन्वर्ट करना है। तो मिली एम्पेयर, तो मिली के लिए क्या है देखिए 10⁻3, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 1 गीगा वाट है, कोई भी पावर जो है 1 गीगावाट है, इसका मतलब कितनी वाट है 10⁻9 वाट, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है ये। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, चार्ज कितना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस अपने को क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को निकालने हैं। इतना टोटल चार्ज दे रखा है, तो ये अपने को क्या दे रखा है, ये कैपिटल Q दे रखा है, नेट चार्ज। तो कैपिटल Q का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी, नेट चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, ठीक है ना। तो अपन बेस, इलेक्ट्रॉन को अपन बेस लेते हैं तो माइनस, तो टोटल चार्ज कितना है अपने पास, -4.8 इंटू 10⁻⁻6 और इज इक्वल टू n, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो इलेक्ट्रॉन को एज ए बेस लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव रहता है, तो कितना रहता है उस पर, ये देखिए प्लस माइनस दोनों आता है ना, प्लस माइनस दोनों। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बेस लिया है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव होता है, तो माइनस, और कितना है चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू जब आप निकालोगे तो देखिए माइनस और माइनस ये कट जाएगा, और 16 3 और ये देख लेते हैं अभी अपन, तो कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 और अपॉन 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू 10⁻⁻
और ये ऊपर चला जाएगा तो 13, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 × 10⁻13, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम प्लस लें कि माइनस लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए माइनस ले लेते हो सिंपल, या अगर आप प्लस ले लेते हो, तो उस केस में वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस में आएगी वैल्यू। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे हैं, तो वो कोई नंबर है, ठीक है। तो वो नेगेटिव में तो आएगा नहीं, नेगेटिव में तो आएगी नहीं वैल्यू, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन अपन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। जैसे क्लास में कोई भी अगर आप बच्चों को काउंट करो तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, माइनस में तो होगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो वहाँ पे अपन नेगेटिव साइन क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी कर लो, रिजल्ट यही रहेगा। अगर नेगेटिव में अगर आपका रिजल्ट आता है तो वहाँ पे वो साइन ड्रॉप हो जाएगा।